हेलो एवरीवन। तो केवीएस एमसीक्यू प्रैक्टिस की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक है डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो हैं हम करेंगे। अपनी प्रोग्रेस जो है आप ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं दो डाउट्स क्लियर कर दूं। इस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, काफ़ी मतलब इश्यूज़ हैं। पहला तो ये, इन नॉर्मल फाइन मोटर डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अकर फर्स्ट। ये पहली दो वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम यहाँ पे पेंसिल ग्रिप जो है ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। अभी देखो, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है कॉपिंग ए सर्कल, एक सर्कल को कॉपी करना। मैं आपको इसका एक सही से एनालिसिस बता देती हूँ। देखो, अगर आपने मारिया मोंटेसरी मेथड पढ़ा हो तो उसमें दिखाता है, उसमें एक चीज़ है कि जब चिल्ड्रन शेप बनानी स्टार्ट करते हैं तो वो ऐसी कर्व्ड शेप बनाते हैं, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाते। तो ये तो हो गई बात कर्व्ड शेप की, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं इस ऑप्शन को, कौन सा, ट्राइपॉड पेंसिल ग्रिप। ट्राइपॉड पेंसिल ग्रिप होती है ये, जहाँ पे तीनों फिंगर्स जो है इनकी पोजीशन एग्जैक्ट इसी तरीके से होनी चाहिए, तभी उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइपॉड पेंसिल ग्रिप, यानी तीनों फिंगर्स इसी पोजीशन में होनी चाहिए। तो अभी जो हमने पिक्चर देखी उसके हिसाब से जो ट्राइपॉड पेंसिल ग्रिप है ये बाद में अटेन होता है, क्योंकि एक परफेक्शन के साथ, एक परफेक्ट ग्रिप के साथ उस पेंसिल को पकड़ पाना बच्चे के बस की बात थोड़ा सा बाद में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इजी क्या रहता है उसके लिए, कॉपी ए सर्कल, एक सर्कल को कॉपी कर पाना। तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी क्यों है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में भी बहुत थोड़ा सा इशू हुआ। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि 3 मंथ्स जो है ये करेक्ट आंसर है, और मैंने बताया था कि 1 मंथ करेक्ट आंसर है। अब इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैं अपनी तरफ से नहीं दिखा रही हूँ इसको कुछ भी, कि कोई भी कंटेंट किसी भी उससे उठाया साइट से और कुछ भी दिखा दिया। यहाँ पे देखो, मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स में दिख रहा होगा सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, व्हेन हेल्ड अपराइट होल्ड्स हेड इरेक्टली एंड स्टीडी। एवरेज एज है 6 वीक। इसमें जो एज रेंज है जिसमें 90% इन्फेंट्स जो है अचीव कर लेते हैं इस स्किल को, क्या दिया हुआ है, 3 वीक्स टू 4 मंथ्स। इस हिसाब से तो 3 मंथ भी ठीक नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ यहाँ पे, जो मैंने डाउनलोड कर रखी है। देखो, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये NIOS की PDF है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। क्लियरली यू कैन सी दिस चैप्टर। ये दिया हुआ है, ये रहा, सम माइलस्टोन्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट हेड कंट्रोल। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 1 मंथ, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से सबको अच्छे से। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ आप लोगों को, जब मैंने आपको डेविएशंस इन डेवलपमेंट पढ़ाया था तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, देर इज़ नो सेट एज एट विच ऑल चिल्ड्रन मस्ट एक्वायर ए माइलस्टोन। कोई पर्टिकुलर एज सेट नहीं है कि एक पर्टिकुलर बच्चा किस एज पे माइलस्टोन एक्वायर करेगा, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने वो वीडियो ध्यान से नहीं सुनी है, पहले उसको जाके ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर किसी भी MCQ में आपको प्रॉब्लम है ना, तो आप सिंपली सोर्स दिखा दो। सोर्स यानी ऑथेंटिक सोर्स, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के, कोई भी साइट है, ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स दिखा दो कि मैम यहाँ पे ये दिया हुआ है, हमने यहाँ से पढ़ा था और आपने गलत बताया, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगी, बट ऐसे नहीं। अब हर कोई अपनी अलग अलग एक्सप्लेनेशन देगा, 10 साइटें खोल के लाओगे, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। और इतना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, पेपर आ गया है, पढ़ना है। जब भी किसी क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी होती है ना, तो गवर्नमेंट किसकी बात सुनती है, गवर्नमेंट तब सुनती है जब ऑथेंटिक सोर्स में, जैसे NCERT का पेपर हुआ, उसमें अगर MCQ के क्वेश्चन आए 10th के, तो NCERT की बुक में जो दे रखा वही करेक्ट माना जाएगा। कोई दूसरे सोर्स से अगर आप उठा के लाए हो कि उस राइटर की बुक थी, उसमें तो ये लिखा हुआ था इसलिए हमने ये लिख दिया, नो, वहाँ पे आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स से अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो एक बात हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको अभी ये बताया कि ये जो टॉपिक्स हैं ये कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने इन दोनों क्वेश्चंस में जो एम्बिग्यूटी थी आपकी उसका आंसर कर दिया है, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चंस जो हैं आज के टॉपिक के, डेविएशंस इन डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ DQ। DQ क्या है, यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है।
तो इसके ऑप्शंस हैं डेवलपमेंट क्यूरी, डेवलपमेंट क्वोशंट, डेवलपमेंट क्वेश्चंस एंड डेवलपमेंट क्वोट्स। तो इन चारों में से है, जब ये पढ़ाया था तो अच्छे से बताया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट क्वोशंट यानी विकास गुणांक, DQ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट? जो असामान्य विकास है उसके कारण क्या हैं? कौन से कारण हो सकते हैं? ऑर्गेनिक, इंटरनल, एक्सटर्नल या ऑल ऑफ द अबव? सिंपल सी बात है, इनमें से कोई भी जो कारण है वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट को लीड कर सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, HIV कैन बी, HIV यहाँ पे सीधे सीधे पता चल रहा है कि HIV एड्स जो डिजीज़ है उसके बारे में बात हो रही है। ये क्या हो सकती है? इनेट यानी जन्मजात, एक्वायर्ड यानी अर्जित, बोथ ऑफ देम दोनों ही, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जो HIV है वो इनेट भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following is an important preventable cause of mental retardation? जो mental retardation है, मानसिक मंदता है, उनमें से कौन सा एक important preventable cause है? ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, HIV, सेरिब्रल पाल्सी या फीटल फैक्टर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हेन DDST वॉज फर्स्ट डेवलप्ड। अब DDST जो है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जो डेनवर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है डेवलपमेंट कोशेंट को चेक करने के लिए, और ये भी याद रखना कि ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कब डेवलप किया गया था? 1967, 1997, 1993 या 1998? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1967 में ये सबसे पहले डेवलप किया गया था और इसके बाद इसको रिवाइज भी किया गया था, ठीक है। इसका रिवाइज्ड एडिशन भी जो है वो आया था। नेक्स्ट, अब ये देखो DDST 2, ये जो 2 है ये इसका रिवाइज्ड एडिशन है, ठीक है। इसके अंदर कंटेन्स हाउ मैनी आइटम्स रिलेटेड टू स्किल्स। स्किल्स से रिलेटेड कितने आइटम्स होते हैं? टोटल आइटम्स की अगर बात करें तो कितने होते हैं इसके अंदर? 125, 150, 175 या 200? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 125। पढ़ाया था कि 125 तरीके के इसके अंदर आइटम्स जो है इंक्लूडेड होते हैं और वो सारे स्किल से रिलेटेड चीज़ों को टेस्ट करते हैं, ना कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड। अगर ये कहे कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड इसमें टेस्ट होता है तो नहीं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेस्ट नहीं होता है। ये डेवलपमेंट जो है चाइल्ड की वो नॉर्मल है या नहीं, एवरेज है या नहीं बाकी बच्चों की तरह, उसका टेस्ट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन टेस्ट फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट क्वोशेंट? इनमें से कौन सा इंडियन टेस्ट है डेवलपमेंट क्वोशेंट को मेजर करने के लिए? ये है पहला फातक बरोरा स्क्रीनिंग टेस्ट, त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग चार्ट, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दीज? तो ऑफ कोर्स ये भी पढ़ाया था, यहाँ पे सी आएगा। बोथ ऑफ देम दोनों ही इंडियन है, ठीक है। जो दूसरा जो सबसे पहले करवाया था डेनवर वाला वो इंडियन नहीं है, बट ये दोनों जो हैं वो इंडियन स्क्रीनिंग टेस्ट है, डेवलपमेंट टेस्ट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एट विच डेवलपमेंट क्वोशेंट वी कैन से ए चाइल्ड एट रिस्क ऑफ डिले इन डेवलपमेंट? कौन सी डेवलपमेंट क्वोशेंट में? देखो डेवलपमेंट क्वोशेंट का जो फॉर्मूला होता है ना वो भी हमने बताया था, ठीक है। जो डेवलपमेंट एज है, डेवलपमेंट एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज इनटू 100, ये डेवलपमेंट क्वोशेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग किस रेंज में अगर आंसर आए या जो भी डेवलपमेंट क्वोशेंट आए तो किस रेंज में जो होगा वो डिले इन डेवलपमेंट का साइन होगा कि हाँ जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो डिले है। तो यहाँ पे रेंजेस दे रखी हैं 70 to 80 के बीच में अगर आया तो 80 से 90 के बीच में, बिलो 65 या बिटवीन 65 एंड 75। तो यहाँ पे बिलो 65 यानी 65 से नीचे अगर है दैट मीन्स द चाइल्ड, जो बच्चा है, इज़ एट द रिस्क ऑफ डिले इन डेवलपमेंट। वो इस जोखिम में है कि उसका जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसमें कमी या देरी हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर डेवलपमेंट डिले? जो डेवलपमेंट में डिले होता है यानी जो डेविएशन आता है उसका एनवायरमेंटल फैक्टर यानी एनवायरमेंट से संबंधित फैक्टर है वो कौन सा है? नेटल फैक्टर, ये तो गर्भ से संबंधित हो गया।
ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनोवैज्ञानिक विकार। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैटरनल फैक्टर नहीं, ये भी इसमें आता है। रिस्ट्रिक्टिव चाइल्ड रियरिंग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये सीधे सीधे साफ साफ दिख रहा है कि एनवायरमेंट में हमारा रिस्ट्रिक्टिव चाइल्ड रियरिंग, जब प्रतिबंधित एक वातावरण में आप बच्चे को पाल रहे हो तो ये उसके डेवलपमेंट के डिले में एक फैक्टर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द चिल्ड्रन हु स्टार्ट्स वॉकिंग एट द एज ऑफ 12 मंथ्स आर कॉल्ड, जो बच्चे 12 महीने की उम्र में ही चलना स्टार्ट कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अच्छे से पढ़ाया था। स्लो स्टार्टर्स कहेंगे, ब्राइट चिल्ड्रन कहेंगे, एवरेज चिल्ड्रन कहेंगे या रिटार्डेड कहेंगे? तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण की जो एजेंसियां हैं, मतलब किन किन चीज़ों से सोशलाइजेशन होता है वो कौन कौन सी हैं? फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स या ऑल ऑफ द अबव? सिंपली ऑल ऑफ द अबव। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिनमें ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव, वही मोस्ट ऑफ करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ सोशलाइजेशन, इनमें से कौन सा सोशलाइजेशन की इम्प्लीकेशन नहीं है? ठीक है, इस नोट पे ध्यान देना है, नहीं है। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, देखो सोशलाइजेशन स्ट्रेस को तो रिड्यूस करता है, ये तो इसकी इम्प्लीकेशन है। इट हेल्प्स टू मेक लर्निंग बेटर, लर्निंग भी बेटर होती है सोशलाइजेशन से ऑफ कोर्स। इट लीड्स टू न्यू इन्वेंशन, ये नए आविष्कारों की ओर ले जाता है। चलो देख लेते हैं, हो सकता है नई चीज़ें इन्वेंट करना हो सकता है। डज नॉट ऑक्यूपाई द माइंड, ये माइंड को ऑक्यूपाई नहीं करता। तो मोस्ट जो रिलेटेबल आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। देखो सोशलाइजेशन हमारे मन को ऑक्यूपाई नहीं करता, ये कैसे हो सकता है? हम सोशलाइजेशन होते हैं, हमारा माइंड ऑक्यूपाई होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ये इसका इम्प्लीकेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, लिविंग ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्रुप और सोसाइटी इज कॉल्ड, एक विशेष प्रकार के समाज या समूह को छोड़ना, यानी आप सोशली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, यानी एक जगह को छोड़ रहे हो। ठीक है, तो उसे आप क्या कहोगे? सोशलाइजेशन, उसे आप सामाजिकरण कहोगे। एंटी सोशलाइजेशन, सामाजिकरण विरोधी कहोगे। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, अग्रिम समाजीकरण, यहाँ पे तो हम छोड़ रहे हैं ना एक चीज़, तो समाजीकरण हो ही नहीं रहा, सोशलाइजेशन हो ही नहीं रहा, तो एंटीसिपेटरी कहाँ से आ जाएगा? डिसोशलाइजेशन, यानी आप जो है एक तरीके का सोशलाइजेशन जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे थे, आप उसको छोड़ रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिसोशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए पर्सन मूविंग फ्रॉम वन सोशल फॉर्म टू अदर सोशल फॉर्म परमानेंटली इज कॉल्ड, एक पर्सन है वो एक सोशल फॉर्म यानी एक तरीके की सोशलाइजेशन या सामाजिकरण से दूसरे तरीके के सोशलाइजेशन में परमानेंटली यानी हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहोगे इस स्थानांतरण को? देख लेते हैं। रीसोशलाइजेशन यानी पुनर्सामाजिकरण, ठीक है। एंटी सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन विरोधी, ना भाई बिल्कुल नहीं। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण नहीं। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, अग्रिम सामाजिकरण, नो। देखो अब यहाँ पे दो ऑप्शंस में क्लैश हो सकता है, एंटीसिपेटरी या रीसोशलाइजेशन। ये मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। रीसोशलाइजेशन होता है कि जब हम किसी दूसरी बिल्कुल नए सोसाइटल ऑर्डर में हम जा रहे हैं, जैसे कोई नॉर्थ का पर्सन है वो साउथ में जा रहा है, तो उसका रीसोशलाइजेशन होगा वहाँ के कल्चर से, उन सारी चीज़ों से। और एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है जब सोशल मोबिलिटी होती रहती है, जैसे सिटी से विलेज में आए तो अलग बिहेवियर है, विलेज से फिर से सिटी में चले गए तो अलग बिहेवियर है। ठीक है, तो वो होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीसोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन, इनमें से कौन सा सोशलाइजेशन का प्राइमरी सोर्स, इस पे फोकस करना, प्राथमिक स्रोत नहीं है? ठीक है, फैमिली, पीयर्स, सिबलिंग्स या पेरेंट्स? देखो पेरेंट्स, सिबलिंग्स और फैमिली सारे प्राइमरी सोर्स हैं, तो यहाँ पे जो पीयर्स है बी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। समकक्ष लोग यानी हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो प्राइमरी सोर्स नहीं है, वो सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ए बैड सोशल एनवायरनमेंट कैन लीड टू, अगर एक सोशल एनवायरनमेंट है वो बैड है, ठीक है, तो वो किस चीज़ को लीड करेगा? मतलब उससे क्या हो सकता है? मेंटल इलनेस, डिस्टॉर्टेड पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व जो है वो खराब हो सकता है, अनबैलेंस्ड इंस्टिंक्ट्स, असंतुलित वृत्ति हमारी हो सकती है, या ऑल ऑफ द अबव? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिथ इन होम स्कूलिंग। जो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है, देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था इसके बारे में कि होम स्कूलिंग क्या होती है अच्छे से। इसके बारे में मिथ क्या है कि मतलब जो सही बात नहीं है। टू एजुकेट द चाइल्ड एट होम, बच्चे को घर पे शिक्षित करना, ये तो सही है, होम स्कूलिंग वही तो होती है। कैन गिव पर्सनल अटेंशन, बिल्कुल दे सकते हैं, हम व्यक्तिगत ध्यान देते हैं बच्चे पे, पेरेंट्स जब उनको होम स्कूलिंग कराते हैं। कैन इम्प्रूव हिज हर परफॉर्मेंस ऑन पर्सनल बेसिस, व्यक्तिगत आधार पर अपने प्रदर्शन में, उनके प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। द चाइल्ड कैन नॉट गेट सोशलाइज, जो बच्चा जो है इससे सामाजिक नहीं होता या उसका सामाजिकरण नहीं होता। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये मिथ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिन बच्चों की होम स्कूलिंग कराते हैं वो सोशलाइज नहीं हो पाते, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वो सोशलाइजेशन उनका होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, होम स्कूलिंग कैन सेव द चाइल्ड फ्रॉम, जो होम स्कूलिंग है वो बच्चे को किससे बचा सकती है। बैड कंपनी से, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग आवर्स से, देखो फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग आवर्स तो रहता ही है होम स्कूलिंग के अंदर। इविल थॉट्स, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण से। देखो इविल थॉट्स जो है ना, इविल थॉट मतलब बुरे थॉट, ये तो कभी भी हमें आ सकते हैं, विचार पूछ के नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जब होम स्कूलिंग हम कराते हैं तो बैड कंपनी जो है, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वो किस कंपनी में बैठते हैं, तो वहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे घर पे जब होम स्कूलिंग होती है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का सबसे पहला और प्रमुख एजेंट क्या है। फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, आपके सगे संबंधी, दोस्त, स्कूल या परिवार। तो सबसे पहला जो है ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फैमिली। जो परिवार है वो सबसे पहला एजेंट होता है सोशलाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ ए चाइल्ड इज़ नॉट बिहेविंग प्रॉपरली इन क्लास, अगर एक बच्चा कक्षा में ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका क्या मतलब निकलता है, एक टीचर क्या समझे इससे। ऑप्शन नंबर ए, द चाइल्ड इज़ बैड, जो बच्चा है वो खराब है। द चाइल्ड डज नॉट डिजर्व एजुकेशन, बच्चा एजुकेशन ही डिजर्व नहीं करता। हिज हर सोशल सेटिंग इज़ नॉट गुड, उसकी जो सोशल या सामाजिक परिवेश है वो अच्छा नहीं है। या ही शी शुड नॉट बी अलाउड इन द क्लासरूम, उसको क्लासरूम में ही आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी सबको आंसर पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी, कि उसकी सोशल सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कि उसके फ्रेंड्स हैं या उसकी फैमिली में कोई इशू है जिसकी वजह से वो परेशान है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है, इनको चेक कर लेना। वैसे वीडियो में मैंने सही बताया, हो सकता है किसी ऑप्शन को अपडेट करना रह जाए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन अब बनाते हैं तो हो सकता है कुछ एक इधर उधर हो जाए, ठीक है। तो इसको सही से चेक कर लेना। जो हमारी पैडागोजी है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक वाइज सारी, और जो MCQ हैं, तो पैडागोजी की जितनी भी वीडियोज़ हैं और MCQs की जितनी भी PDF हैं, आप इस नंबर से व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। प्लीज़ कॉल ना करें, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो आप, लेटेस्ट अपडेट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अब स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी KVS पैडागोजी की वीडियो जो है, इसका लिंक शेयर किया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सारी जो वीडियोस हैं हर टॉपिक की आपको यहाँ पे मिलेंगी, और ये प्लेलिस्ट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो हैव अ गुड डे।